अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, जिस नोटिफिकेशन का पिछले कई दिनों से इंतजार था, 20 दिन के बाद बिलाखिर वो नोटिफिकेशन आ गया है। नए DG ISI के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम का नोटिफिकेशन आज प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से रिलीज कर दिया गया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम अब अपने इस ओहदे का चार्ज जो है वो 20 नवंबर 2021 से लेंगे और तब तक इस वक्त जो मौजूदा DG ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 19 नवंबर तक वो इस ओहदे के ऊपर काम करते रहेंगे और उसके बाद ट्रांसफ़र होकर कोर कमांडर पेशावर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। पिछले कई हफ्तों से जो मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ हो रही थी, बिलाखिर अब वो दम तोड़ चुकी हैं। क्या वो दम तोड़ चुकी हैं या नहीं, जाहिर बात है इसका अभी जवाब आएगा। इस पर हम अपने पैनलिस्ट के सामने ये सवाल रखेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दफाई तज्जियाकार रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जैन साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। जैन साहब, फाइनली द नोटिफिकेशन इज हेयर, लेकिन 20 दिन लगे इस नोटिफिकेशन के आने में और उसके बाद आगे की जो डेट है वो 20 नवंबर की दी गई है कि तब से वो अपना चार्ज संभालेंगे। इज दिस समथिंग नॉर्मल फौज के अंदर, या ये DG ISI के ओहदे के लिए अगर कोई नोटिफिकेशन इस तरह भी आए इसमें कोई इशू तो नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक ये जो डिले है सर्टेनली दैट वाज एबनॉर्मल। जो पहले 15 दिन का डिले हुआ ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरह आज एक सिटिंग में ये मामला हल हो गया है, इसी तरह ये पहले भी हो सकता था। तो आई हैव नो इंफॉर्मेशन कि इसमें डिले इतना क्यों हुआ और तजब्जुब क्या था। लेकिन जहां तक 20 नवंबर का ताल्लुक है, देखें अगले साल चीफ ने इफ ऑल गोज वेल, अल्लाह खैरियत रखे, तो उन्होंने 29 नवंबर को रिटायर होना है। 20 नवंबर को अगर जनरल फैज हमीद कोर की कमांड संभालते हैं तो अगले साल 20 नवंबर को जब 5 नाम जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास तो इनका उस लिस्ट में नाम शामिल होगा। कौन बनता है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये क्वालिफाई कर चुके होंगे 1 साल की कोर कमांड करके और क्वालिफाइड होंगे टू बिकम अ चीफ। ये सीनियरिटी में गालबन उस दिन चौथे होंगे। तो उस लिहाज से एवरीथिंग इज इन प्लेस और ये जो इनको 20 दिन मिले हैं हैंड ओवर करने के लिए, 20 से 22 दिन, ये भी एक अच्छा स्मूथ ट्रांजिशन है फॉर जनरल नदीम एंड बिटवीन जनरल फैज हमीद। बहुत सारे इसका जो दायरा इख्तियार है उनका फैलाव बहुत होता है, तो उसमें 15 से 20 दिन मिल के काम करना और चीजों को हैंड ओवर करना, मेरे ख्याल में इट वुड बी अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन और इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं। अच्छा जनरल साहब, एक जो इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो प्रेस रिलीज आई है वो प्रेस रिलीज ये कहती है कि आज आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर की आपस में मुलाकात हुई, कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ। उस कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो उसके बाद ये नाम जो है इसको फाइनल किया गया। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग विच द प्रेस रिलीज सेज इज कि मैं इसको बल्कि पढ़ के सुना देता हूं। उसमें लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द प्रोसेस अ लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स वाज रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यूड ऑल नॉमिनीज। A final round of consultation was held between Prime Minister and Chief of Army Staff today. So basically, Prime Minister बता रहा है कि मुख्तलिफ नॉमिनीज आए थे, उनके नाम आए थे और उनके इंटरव्यूज करने के बाद वजीर आजम ने जो है वो ये नाम फाइनल किया आर्मी चीफ के साथ कंसल्टेशन के बाद। इज दिस अ न्यू प्रोसेस या पहले भी इसी तरह ही होता है? देखिए, पहले आर्मी चीफ के लिए तो होता है, उसमें जो 4 या 5 नाम जाते हैं तो 4-5 लेफ्टिनेंट जनरल्स का इंटरव्यू होता है प्राइम मिनिस्टर का कि उनमें से चीफ कौन बनेगा। तो अगर चीफ बनने के लिए 4 या 5 जनरल्स का इंटरव्यू हो सकता है तो DG ISI बनने के लिए कोई ऐसा आउट ऑफ द ब्लू ऐसा बात नहीं हो गई जिसे हम कहें एबनॉर्मल है। लेकिन इससे पहले होता ये रहा है कि इन कंसल्टेशन विद द आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर जो है जो रिकमेंडेड नॉमिनी होता था उसको लगा देते थे। लेकिन इसकी वायलेशन भी 2 दफा हो चुकी है, जबकि कोई भी नाम आर्मी का रिकमेंडेड नहीं लिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ के दिनों में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जब जियाउद्दीन भट्ट को लगाया था तो उन्होंने कहा था मुझे लिस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, मैं नॉमिनेट कर रहा हूं, आपको कोई एतराज तो नहीं है। तो उन्होंने जियाउद्दीन भट्ट को खुद प्रपोज किया था और आर्मी से लिस्ट मांगी ही नहीं थी। ठीक है। इसी तरह बेनजीर भुट्टो ने जब शमसुर रहमान कल्लू एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को लगा दिया
तो भी उन्होंने पाकिस्तान आर्मी से कोई लिस्ट नहीं मांगी थी और एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने DGISI लगा दिया था प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने। ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 3 जनरल्स का इंटरव्यू कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं। और जनरल साहब, अब ये जिस तरह ये इंटरव्यूज हो गए हैं, माय लास्ट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक टू यू, ये जिस तरह ये प्रोसेस अब हो गया है, क्या ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है? और क्या आप समझते हैं कि बेसिकली जो कहा जा रहा था, हुकूमती हलकों की जानिब से कहा जा रहा था कि जी कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, कि जी कानूनी प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, आपके ख्याल में यही बात थी कि कानूनी प्रोसीजर, क्योंकि ISPR ने 6 अक्टूबर को ये प्रेस रिलीज जारी कर दी थी, तो उसके बाद जी कानूनी पेचीदगियां थी, कानूनी पेचीदगियां अब हट गई हैं, नाम वही है जो ISPR ने पहले रिलीज किया था? बिल्कुल, आप देखें ना कानूनी पेचीदगी में अब हुआ क्या है कि नाम तो पहले भी आते थे, पहले इन कंसल्टेशन बात हो जाती थी और प्रेस रिलीज आ जाती थी। अभी जो आप एक फर्क देख रहे हैं वो ये है कि समरी आई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होके गई, प्राइम मिनिस्टर को पुटअप हुई, उन्होंने 3 ऑफिसर्स का इंटरव्यू किया, फिर आर्मी चीफ से बात की और करके उन्होंने, लेकिन इसका ऐलान ISPR ने नहीं किया। ठीक है। इसका ऐलान सिविल गवर्नमेंट खुद कर रही है। जी हाँ। तो अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ये अनाउंस कर रहा है तो शायद प्राइम मिनिस्टर के जहन में ये हो कि जब भी आइंदा ये, चूंकि प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, तो लिहाजा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होनी चाहिए, तो वेल बी इट, उधर से हो जाए, लेकिन बेस्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट आर्मी चीफ ही बता सकता है, क्योंकि उन्होंने 34 बरस उस अफसर को देखा हुआ होता है। तो मेरे ख्याल में सब चीजें उसी तरह हुई हैं, जो आर्मी ने नाम प्रपोज किया, फाइनल वही अप्रूव हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और तीनों ऑफिसर्स को इंटरव्यू करके देख लिया, समरी मूव हुई थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अनाउंसमेंट सिविल गवर्नमेंट ने कर दी, तो एवरीथिंग इज इन प्लेस। मुझे तो इसमें अच्छाई नजर आ रही है, कोई बुराई नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनरल साहब। ये बड़ी देर से स्पेकुलेशंस चल रही थी, ऑपोजिशन भी बार बार सवाल कर रही थी, मीडिया के अंदर बड़ा डिस्कस हो रहा था। अब जाहिर बात है इस सारे प्रोसेस के बाद अब ये हो तो गया, ये कंप्लीट तो हो गया। आपके इसमें ये भी कहा जा रहा था कि जी पता नहीं इसकी वजह से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, 20 दिन का ये अरसा लगा, कोई फर्क पड़ा है आपके ख्याल में, या सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस था और वो खत्म हो गया? लेकिन डिफरेंस ओपिनियन से तलकत ख़राब नहीं होते। अच्छा, नीयत ठीक हो, दोनों की ठीक हो, तो बेसिक बात तो कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। अल्टीमेट गोल अगर आपका एक पॉजिटिविटी है तो तलकत ख़राब नहीं होते, डिफरेंस ओपिनियन से नहीं ख़राब होते। तलकत ख़राब होते हैं कि अगर आपका मेजर शिफ्ट हो, कोई डाउट हो किसी पे, कोई रिलेशनशिप का या बेनिफिट्स का, या यू कैन से कि कोई उस पर आपकी हारजा पॉलिसी कोई डिफरेंट या आपके ओवरऑल जो आपकी दिफाई पॉलिसी है या हारजा पॉलिसी, उसमें कुछ जो आपकी नेशनल पॉलिसी है उससे कोई हट के बात हो रही हो, या आप कह रहे हैं कि आप किसी की ज्यूरिसडिक्शन में या उस अदारे की जो फंक्शनिंग है उसको हैम्पर करती हो चीज़। ठीक है। इसमें तो जो बेसिक प्रोसेस है, मतलब बाज़ औक़ात आप कह लें कि आप शॉर्ट वे में कर देते हैं इन गुड फेथ के, जी आपके पास आया, आपने कर दिया, और बाज़ औक़ात आप पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। मतलब जैसे किसी आपने इश्तार दिया और उसके थ्रू एक रिक्रूटिंग हुई HR के थ्रू, और दूसरी जगह हो गया कि जी ये बंदा पसंद आ गया तो उसको नोटिफाई कर दो। सो मैं समझता हूँ उसी तरह की चीज़ थी, अदरवाइज इससे ज़्यादा नहीं थी। इसमें चाय की प्याली में तूफ़ान वाली बात ज़्यादा थी, या लोगों की तवक्कुआत इससे बढ़ जाती हैं बाज़ औक़ात। हमारे यहाँ जमहूरी जो लोग क्लेम करते हैं हम बहुत जमहूरी हैं, उनकी भी तवक्कुआत एंटी जमहूरियत होती हैं और आर्मी से ज़्यादा तवक्कुआत कर लेते हैं। अच्छा। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो डिफरेंस है पुरानी गवर्नमेंट से, कि इस गवर्नमेंट में आप कह लें कि प्राइम मिनिस्टर की जो मतलब ओरिजिनल पॉलिसी है, यू कैन से कि स्ट्रेटेजिक अलाइज की बात कर लें, या यू कैन से कि दिफाई पॉलिसी की बात कर लें, या ये एंटी करप्शन जो एक नैरेटिव है कि इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, ये मुल्क जो है एक एक्सपोर्ट लेड कंट्री बने, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो, यहाँ पे सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, वो मिलती जुलती पॉलिसी है। लिहाजा यहाँ पे उस तरह की चीज़ नहीं है। पहले मैं समझता हूँ कि डाउट्स थे लोगों की नीयत के बारे में, या एक ये खाश होना, लेकिन अब वो मामला जो है वो अदारा थोड़ा कमज़ोर रहे तो हम प्रेशर रहे, तो अंडर प्रेशर रहे तो हमारे साथ ठीक रहेगा, ऑपोजिशन की चीज़ थी। आज़मा साहिबा, आपने ये सारा कुछ देख लिया जी, 20 दिन से आप लोग चैमगोइयां कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने सर आज, मैडम आज सब कुछ क्लियर कर दिया कि नोटिफिकेशन भी आ गया, सारे सिविल मिलिट्री रिलेशंस पाकिस्तान तहरीक साफ कहती है जी सब ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं मिलना इसमें से। पता नहीं, मतलब इत्तेफाक की बात है, कह रहे हैं लोग कि 19 नवंबर को शायद लूनर इक्लिप्स भी है, कोई तो एक ग्रहण वरहन लग रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो ये होगा। अजीब वो गरीब बातें हैं। इस मुल्क को किस तरह चलाया जा रहा है, इस मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है,
मुझे मेरी एको आ रही है, अगर वो दुरुस्त कर ले, मुझसे बात करना मुश्किल हो रहा है। तो ये अजीब बात है। और इमरान खान साहब जो हैं वो फैज हमीद साहब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और ये बात हमें किसी और ने नहीं, शेख रशीद साहब ने बताई। उन्होंने कहा कि वो सियासी पर्सपेक्टिव देख रहे थे, इनको फैज हमीद साहब चाहिए थे। और अब ये बात है कि जो ये हुआ है इसके अंदर कोई एक तो गलत है, यानी या तो जो प्रेस रिलीज आई थी वो गलत थी कि आपने जो है वो इंटरव्यू कराए बगैर और आपने पैनल भेजे बगैर जो है आपने प्रेस रिलीज जारी कर दी, या फिर अब कुछ गलत हुआ है कि आपने प्रेस रिलीज को जो है वो कुछ समझा नहीं और आपने अपनी जो है वो नाक ऊंची रखने के लिए आपने एक इदारे को 20 दिन रोला भी, और उसके बाद अगले 20 दिन के लिए भी उनको जो है वो पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया। और अब जो है वो लोगों ने क्लिप्स भी चुके गुजर जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी जनरल एजाज अमान साहब चुके चले गए हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना जरूर चाहती थी कि ये जो गुस्ताखियां नवाज शरीफ ने और बेनजीर भुट्टो ने की थी, उसका फिर अंजाम क्या हुआ था? उन गुस्ताखियों का फिर कैसे भुगतना पड़ा था नवाज शरीफ को भी और बेनजीर भुट्टो को भी? और वो गुस्ताखियां तो गुस्ताखियां थी। तो ये जो प्यारे लाडले साहब हैं जिनको बड़े प्यार से लाया गया है, वो लाडले ने क्या किया है 20 दिन के अंदर, और अगले 20 दिन जो है वो उसके अंदर मांग के, अब आप इसको देखिए इंटरनेशनली कैसे प्ले किया जाएगा कि आप 20 दिन के लिए सब कुछ सेगमेंट कर दें कि इमरान खान साहब जो है उनको ये दिन शुभ नहीं लगता। तो जा सकता है इसके ऊपर और कहां से ये तो स्पेकुलेशन है, ये स्पेकुलेशन है कि उनको शुभ लगता है या नहीं लगता, ये तो आपकी तरफ से स्पेकुलेशन है। मैं आता हूं इसके ऊपर। मजहर अब्बास साहब, इसका जो पॉलिटिकल सर फॉल आउट है, वॉट एवर वी हैव सीन, इज देयर डैमेज या डैमेज कंट्रोल हो गई है या डैमेज थी ही नहीं सिरे से, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन थी जो कुछ हो रहा था मीडिया सर्कल्स के अंदर या पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर, अब फाइनली व्हेन द नोटिफिकेशन इज आउट? शुक्रिया मंसूर। वो शेर है ना कि इसलिए जान के रोका नहीं जाने से उसे, बाद में भी यही होगा तो अभी में क्या है। दूसरी बात यह कि देखें क्यों एक ऐसी एक तकर्रुरी की इतनी अहमियत क्यों है और क्यों बन जाती है हमारी पॉलिटिक्स में। इसलिए कि अहमियत इसलिए बनती है क्योंकि एक तारीख है हमारी, वरना ये कभी भी नहीं होता। एक नॉर्मल सी पोस्टिंग कर दे, और चाय के कप वाली जो बात है ना, वो डिपेंड करता है कि कप, चाय का कप है किसका। बहुत से चाय के कप बड़े भारी हो जाते हैं, बहुत से बड़े हल्के होते हैं, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ये फैसला और वजीर आजम हाउस का प्रेस रिलीज इमरान खान की पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। उनकी पर्सनैलिटी, मैं उनको क्रिकेट के ज़माने से जानता हूं, ये बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी के साथ जाता है कि जी क्रिकेट के ज़माने में जो सिलेक्शन कमेटी टीम सेलेक्ट किया करती थी, तो उसमें अगर इमरान खान को एतराज़ होता था तो वो इमरान खान की टीम फिर खेलती थी, सिलेक्शन कमेटी की टीम नहीं खेलती थी। अच्छा, सिलेक्शन सिलेक्टर्स को उनकी टीम माननी पड़ती थी। यहाँ एग्जैक्टली ये हुआ है, और इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। अच्छा, इसकी पॉजिटिव साइड बिल्कुल यही है कि इमरान खान चाहते थे कि कुछ अरसे DGI-SI रहें, वो रहें। ठीक है। इमरान खान चाहते थे कि वो नॉमिनीज को इंटरव्यू करें, उन्होंने इंटरव्यू किए। इमरान खान चाहते थे वजीर आजम हाउस से नोटिफिकेशन जारी हो, वजीर आजम हाउस से नोटिफिकेशन जारी हुआ। ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि क्यों एक ऐसी तकर्रुरी, क्यों पॉलिटिकल सर्कल्स में डिबेट होती है, इसलिए कि उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हमें नजर आता है, वो हमें पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के इंतखाबात में, पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सर्कल्स में वो नजर आता है। इसलिए हर 3 साल बाद ये एक तनाज़ा खड़ा होता है, हर 3 साल बाद एक डिबेट, एक बहस छिड़ जाती है। तो इस बहस को ख़त्म होना चाहिए। और ये बहस क्यों कैसे ख़त्म हो सकती है कि आप पॉलिटिक्स में उस इदारे का रोल ख़त्म करें। ठीक है। हमसे ये कहा तो जाता है कि पॉलिटिकल सेल ख़त्म हो गया है, लेकिन आए आप कराची में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनसे मिलकर बात कर लें, आप प्राइवेटली, आपको पता चल जाएगा। आप बाकी जगहों पे बात कर लें, आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए ये वजह तनाज़ा बनता है, इसीलिए ये डिबेट का हिस्सा बनता है, इसीलिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर या उसमें बात सिचुएशन में इख्तलाफात होते हैं। तो इस चीज़ को, और इसका पूरा नुकसान
कौमी सलामती के इदारे को होता है, इसका पूरा नुकसान कौम को होता है, इसका पूरा नुकसान पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को होता है। ठीक, इसलिए इस डिबेट को खत्म होना चाहिए। ठीक। मैं नाज़रीन मैं एक ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद इसके जो सियासी असरात हैं, जाहिर बात है मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पर एक पार्टी ऑलरेडी इस वक्त सड़कों के ऊपर बैठी हुई है, एक चाहती है कि लॉन्ग मार्च हो, और दूसरी जगह बलूचिस्तान के अंदर एक वजीर आला ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। क्या ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में इस मुल्क के लिए बेहतर हो रही हैं या खराबी की तरफ जा रही हैं? कुछ इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ महंगाई के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि आज महंगाई के हवाले से कुछ खबरें आई हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें हो सकता है अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाली 1 तारीख को दोबारा बढ़ जाएं। कुछ उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे DGISI के इशू की, और क्या इसके बाद वजीर आजम हाउस जो चाह रहा था मजहर अब्बास साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब जिस तरह चाहते थे ये वैसा ही हुआ है, और वो अपने क्रिकेट के दौर की भी उन्होंने मिसाल दी कि उस वक्त भी वो टीम वही खिलाते थे जो वो चाहते थे कि ग्राउंड के अंदर उतरे, और अब भी गालिबन इस तरह ही हुआ है। चीमा साहब, इस सारे मामले को जो है वो ऑब्वियसली, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बार बार सिविलियन बालादस्ती की बात करती है, इस सारे मामले के बाद क्या सिविलियन बालादस्ती पहले से बेहतर हुई है या वैसे की वैसी बरकरार है, या कभी ये इशू एक्चुअली था ही नहीं? मैं समझता हूँ ये बात मुस्लिम लीग नून से पूछनी चाहिए कि सिविल बालादस्ती बेहतर हुई है या नहीं बेहतर हुई, इमरान खान सिलेक्टेड है या नहीं है, वो पपट हैं या नहीं है, मतलब इस बात से क्या साबित हुआ है। और फिर ये कि अगर सिविलियन बालादस्ती हुई है तो फिर कुछ दिन के लिए ये तनकीद बंद कर दें, कुछ दिन के लिए कम से कम चुप कर दें कि जो काम आप जिस तरह कानून को कभी किसी वक्त फॉलो नहीं कर सके थे, या आप कह लें कि इमरान खान ने ना ओवर स्टेप किया है ना एक स्टेप बैक गए हैं, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द लॉ किया है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ किया है, तो ये बात मैं समझता हूँ कि ओवरऑल आप अदारों सारों के लिए बेहतर है, पार्लियामेंट के लिए बेहतर है, ये आर्मी के लिए बेहतर है, जुडिशरी के लिए बेहतर है कि अकॉर्डिंग टू द आइन चीज़ें इस मुल्क में हों। सो ये जो चीज़ है इसमें मैं समझता हूँ कि किसी को भी जैसे कि हार्ट बर्निंग वाली बात, या किसी को भी इसमें कोई डिफेंसिव होने की बात या अग्रेसिव होने की वाली ज़रूरत ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लॉ हुआ है, लिहाजा ये मतलब नेक शगुन है इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए, सिविलियन और मिलिट्री जो आपके लिए अदारे हैं उनके रिलेशनशिप के हवाले से ये एक इम्प्रूवमेंट है, मैं समझता हूँ एक इम्प्रूवमेंट है। लिहाजा बाकी रह जाती बात कि जी ये इंपॉर्टेंट क्यों, मैं समझता हूँ शायद हम स्पेकुलेट ज़्यादा करते हैं या हम ड्रैग करते हैं। हमने एक बार आपने भी ज़रूर देखा होगा अताबा झील, हमने को 3 महीने भुगता कि अताबा झील ऐसे हो रही है ऐसे हो रही है। बाज़ औक़ात हम किसी खबर नहीं होती तो उसमें से खबर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी खबर नहीं थी, नहीं थी खबर, या बहुत छोटी खबर थी जैसे हम बहुत बड़ा किया, या हमने तवक्कुआत ऐसे बहुत ज़्यादा कर ली। सो मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना, यू कैन से कभी पहले DGISI के इशू के ऊपर 20 दिन तक कोई नोटिफिकेशन रोका गया है पहले? नहीं, मैं समझ देखें इसमें जो आप मतलब अकॉर्डिंग लॉ, अकॉर्डिंग टू मतलब आइन जो ज़रूरियात थी, या यू कैन से कि एक प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया ना। अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करने की बात करते हैं तो उसमें इशू तो नहीं है, किसी को होना नहीं चाहिए। तो आप जब ये कहते हैं कि प्रोसीजर को फॉलो करने की बात है, तो ISPR ने जब 6 तारीख को वो प्रेस रिलीज जारी की थी तब तक प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ था या नहीं? नहीं, मुझे सच्ची बात है इसका प्रोसीजर का पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन मुझे अभी तक देखें इसमें किसी बंदे ने भी, किसी माहिर कानून ने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि ये अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर नहीं है। ये जो अभी प्रोसेस अडॉप्ट हुआ है ये अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर है, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ है। वो पहले वाला जो था वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं कहता हूँ कि मैं जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि अगर मैं इश्तिहार दिए बगैर को बंदा रख लेता हूँ, अच्छा, तो मैं रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पूरा प्रोसीजर मतलब मेरा आप कह लें HR डिपार्टमेंट कानून देता है, नहीं रख सकते आप जी, कानूनी तौर पे नहीं रख सकते, इश्तिहार दिए बगैर को बंदा नहीं रख सकते आप। नहीं, मैं गवर्नमेंट सर्कल्स की बात कर रहा हूँ, प्राइवेटली तो आप जिस तरह मर्जी करें, गवर्नमेंट सर्कल्स में इस तरह नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट सर्कल में भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट सर्कल में मुख्तलिफ एडवाइजर की बात कर लें, ठीक है, किसी और की बात कर लें कि कौन सा मतलब आप कह लें कि आप SAPM की बात कर लें, मैं गया हूँ तो मतलब आप कह लें कि या मुख्तलिफ जो प्रोसीजर्स हैं, या SAPM तो सिर्फ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, वो तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, वज़ीर आज़म की जिसके मर्जी दिल करे वो रख लें, उन्होंने आपको अपॉइंट किया, उनकी मर्जी। मैं कहता हूँ कि इसमें कोई भी अपॉइंटमेंट जो है, बहुत सारी ऐसी अपॉइंटमेंट है जिन्हें वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ तरह के रोल है, मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं वो। इसी तरह
यहाँ पे आप कह लें कि ये चूँकि दो बहुत बड़े अदारे, एक कह लें आर्मी और दूसरा कह लें पार्लियामेंट या वज़ीर आज़म और एक आर्मी, तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ लॉ से हट के हो नहीं सकती। ओके, ठीक है। और हमारे यहाँ नॉर्मली दो मिसालें अभी एजाज़ अवान साहब ने दी हैं। इसके अलावा नॉर्मली आप कह लें कि पॉलिटिकल जो पार्टी है या पार्लियामेंट है या वज़ीर आज़म है, उसने अपने इख्तियारात को कम इस्तेमाल किया है, उन्होंने उनकी बात ज़्यादा मानी है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बैलेंस एक चीज़ हुई है, बैलेंस हुई है। ठीक है, ठीक है। ये अज़मा साहब, आप लोग जो सिविलियन बालादस्ती के हवाले से बाहर निकलते थे और चीमा साहब जो फरमा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जी आप लोग, सवाल एक्चुअली आप लोगों से करना चाहिए, आप लोग उनको सिलेक्टेड कहते थे और इस किस्म के ताने तशने देते थे, पपेट भी कहते थे, सब कुछ कहते थे। पपेट वजीर आजम जो होता है वो इस तरह तो नहीं करता। उसने तो जिस तरह मजहर साहब फरमा रहे थे, प्रेस रिलीज जारी की, पीएम हाउस से जारी हुई, नोटिफिकेशन वजीर आजम हाउस से जारी हुआ, उसके बाद ये अपॉइंटमेंट फाइनल हुई। आप दुरुस्त कह रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए हमारे दौरे हुकूमत में कोई कमेटी भी बन जाती थी तो उसके लिए रिजेक्टेड की ट्वीट आ जाती थी, और इनके लिए सब कुछ जायज़ है। अब ये जो अकॉर्डिंग टू लॉ को 10 दफ़ा बोला है जमशेद चीमा साहब ने, मैं पूछना चाहती हूँ वो कौन सा लॉ है जिसको वो जो है वो हमें रेफर कर रहे हैं, वो को लॉ बता दें मुझे, किस लॉ के तहत। और फिर ये बता दें क्या पिछली दफ़ा जब फैज़ हमीद साहब को अपॉइंट किया गया था, क्या ये सारा प्रोसेस फॉलो किया गया था? और क्या उस वक्त भी जो है वो नाम मांगे गए थे, इंटरव्यू किए गए थे? ये ना करे ना, ये यहाँ बैठ के जो मर्जी कह लें, सारी दुनिया को पता है और जो है वो सब जानते हैं। और इसके ऊपर जैसे मैंने शेख रशीद आपको रेफर किए, शेख रशीद साहब जो है वो इसको मैं बता चुके हैं कि वो सियासी पर्सपेक्टिव से इमरान खान साहब इस पोस्टिंग को देख रहे थे, इसलिए उनकी राय कुछ और थी। और तमाम जो वुज़रा हैं जिनको हर चीज में बोलने का शौक है, उन्होंने हर चीज में जो है वो नाक घुसानी होती है, इस मामले में उनके सबके पर जल रहे थे। सिंपल सी बात थी, छोटी सी बात थी, पता नहीं इस पे पर क्यों जल रहे थे इनके। अज़मा साहिबा एक मिनट, पर जलने की बात ना करें। अगर पर जलने की बात आई तो फिर मुझे शहबाज शरीफ साहब का किस्से यहाँ पे बयान करना शुरू करने पड़ेंगे, फिर पर तो पता नहीं कहाँ पे जलते हैं। नहीं, वो अभी इस वक्त किसकी बात हो रही है? इसमें शहबाज शरीफ साहब कहीं इस पूरे उसमें एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, बात जी मैं बता रहा हूँ, बात हो रही है पर जलने की, बात हो रही है पर जलने की, तो बात फिर कहीं से कहीं भी चली जा सकती है ना, इस तरह तो ना करें फिर। नहीं, मैंने तो बताया है ना, मैंने तो बताया है कि एजाज अमान साहब जो 2 एग्जाम्पल्स रेफर करके गए हैं, उसमें जो वज़ीर आज़म ने गुस्ताखियां की थी उसके बाद उनको सजाएं भुगतनी पड़ी। नवाज शरीफ साहब क्या जला वतन नहीं हुए? क्या उनको हाईजैकर कह के सजाए मौत नहीं दी गई? और उनको जो है वो उनके ऊपर जो है वो सारी पाबंदियां नहीं लगी थी? बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी यही हुआ था। इनके लिए जो मैं जिस तरह वाइंड अप करते हुए एक बात कहना चाह रही हूँ वो ये है कि या तो फिर अगर ये गलत था तो फिर किसी को सजा दे दें। फिर इमरान खान साहब को सिविलियन बालादस्ती का चैंपियन बनने का बड़ा शौक है ना, तो पहला तो सवाल यह है कि वो एक ही शख्स को अपने सियासी मकासद के लिए क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? सवाल नंबर 1, इसमें सिविलियन बालादस्ती कहां है? दूसरा सवाल, सिविलियन बालादस्ती क्या ये होती है कि आप अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए इदारे में से एक बंदे को चुने और कहें मुझे बस यही चाहिए, इसके अलावा मैं किसी और को मानने के लिए, देखने के लिए तैयार नहीं हूं? क्या सिविलियन बालादस्ती ये होती है कि आप जो है वो अपनी ईगो को और अपने हिसाब किताब और पता नहीं कौन कौन से इल्म जो है उनको आगे ला के आप ये कहें कि जी इसको 20 दिन के लिए पेंड कर दें और इसके ऊपर इस डेट से पहले बात नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकता? व्हाट द हेल इज दिस? इसको ये कौन सा लॉ है? मुझे वो ये लॉ भी बता दें जिस लॉ के तहत ये सब कुछ होता है। जी ठीक है मजहर साहब, ये सर ये जो सारी गुफ्तगू आपने सुनी, अज़मा साहिबा का कहना है जी इसका सिविलियन बालादस्ती से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि चीमा साहब ये फरमाते हैं कि एक प्रोसीजर था, जो प्रोसीजर डिफाइंड है, उस प्रोसीजर को प्राइम मिनिस्टर ने अडॉप्ट करना था, वो अडॉप्ट किया, और उसके बाद जैसा आप खुद भी कह रहे थे कि ये सब कुछ उस तरह हुआ है जिस तरह इमरान खान साहब चाह रहे थे, तो दिस वाज नेवर अबाउट सिविलियन बालादस्ती से, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था, या एक्चुअली जिस तरह अज़मा साहिबा फरमा रही हैं कि वज़ीर आज़म एक शख्सियत के हवाले से ये सब कुछ कर रहे थे? मंसूर, स्टेप फॉरवर्ड तो मुझे नजर आता है ना। देखिए, ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ साहब के पास मुकम्मल इख्तियार था जब उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नामजद किया, और उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो गैर आईनी भी था, गैर कानूनी भी था, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मार्शल नहीं लगा और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल के बाहर फेंक दिया। किसने फेंक दिया? यानी few commanders went inside the prime minister house और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से कहा आप घर से बाहर चले जाएं, ठीक है, पीएम हाउस से। बेनज़ीर भुट्टो ने जब शम्सुर रहमान कल्लू को नामजद किया, उसके बाद
इंटरनली ये कह दिया गया कि जी नो कॉन्फिडेंस, नहीं कोऑपरेट करना। क्या प्राइम मिनिस्टर के पास वो इख्तियार नहीं था? जो आज प्राइम मिनिस्टर ने इख्तियार अपना इस्तेमाल किया, इसलिए इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली, अब उसके बाद क्या होगा वो एक अलग चीज है। लेकिन मजहर साहब, आने वाले, लेकिन मजहर साहब, इसमें जो एतराज अज़मा साहब उठा रही हैं वो ये है कि दिस वाज एक्चुअली नॉट अबाउट अ प्रोसीजरल लॉ, दिस वाज मोर टू डू विद कि जी एक शख्सियत के लिए सब कुछ था ये बेसिकली। तो उन्होंने कहा उससे कोई फर्क, जिस तरह मेरा पहले सवाल था कि ये जो इक्वेशन है सिविलियन बालादस्ती की, क्या ये पहले से बेहतर हुई या नहीं हुई? नहीं मंसूर, ये देखें तो ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को लाने का क्या वो सिविलियन बालादस्ती के लिए था क्या? वो भी तो एक पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स थे। प्रॉब्लम फिर वहीं आती है, प्रॉब्लम इदारे का पॉलिटिकल रोल है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको डिस्कस करना चाहिए। हाँ। उसको उस बारे में कानून साजी होनी चाहिए। पॉलिटिकल रोल है, चीमा साहब नहीं डिनाई कर सकते इस चीज को, अगर कहें भी तो पॉलिटिकल रोल है। आप जाएं चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात से बात कर लें, आप जाएं एमकेएम पाकिस्तान से बात कर लें, आप जाएं पीएसपी से बात कर लें। होता है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। पंजाब महाज, हाँ, मतलब और भी जितने बलूचिस्तान में जो है वो पीएमएलएन की 2018 में जो गवर्नमेंट हुई, आज जो कुछ हुआ, तो ये चीजें ये अहम बात होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात किसी हद तक 80% मनवाई है तो इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, इसको कंडेम या इसको दूसरे मानों में नहीं लेना चाहिए। वो जो भी उनका इंटरेस्ट हो, फाइनली जो जिस आदमी को उन्होंने नॉमिनेट किया वो प्रायोरिटी में नंबर 1 था ना आमी की। ठीक है। मैं सर आई हैव टू टेक अ ब्रेक। अब जरा टॉपिक थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। जमशेद चीमा साहब ने भी कल परसों बड़े इंटरेस्टिंग कुछ अपने फैक्ट्स अपने हलके के हवाले से शेयर किए हैं, जिसमें वे फरमा रहे हैं कि उनके हलके के अंदर महंगाई जो है सिर्फ 11% लोगों का मसला है। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। जबकि आज मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली के अंदर सिर्फ महंगाई के ऊपर ही पूरा का पूरा एहतजाज किया। हकीकत एक्चुअली है क्या? बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से आजकल पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म की राय पाई जाती है। जमशेद इकबाल चीमा साहब वैसे ये ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ रहे हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया टॉक की और महंगाई के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे एक उन्होंने शेयर किया। क्या बताया उन्होंने, देखिएगा ज़रा। लोगों ने सफाई की बात की, लोगों ने पानी की बात की, लोगों ने यू कैन से कि बिजली की बात की, लोगों ने गैस की बात की, लोगों ने सिविक सर्विसेज की बात की, और ये तकरीबन 12% से लेकर 33% तक लोगों ने अपने मसाइल का जिक्र किया। महंगाई 5वें नंबर पे 11% लोगों ने हमें महंगाई का कहा कि जी 11% लोगों ने कहा कि महंगाई एक इशू है। ये आपने चीमा साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं सिर्फ 11% लोगों का मसला जो है महंगाई है। लेकिन पंजाब असेंबली के अंदर आज मुस्लिम लीग नून ने सारा दिन वहां पे एहतजाज ही सिर्फ महंगाई के ऊपर किया। चीमा साहब, वेरी इंटरेस्टिंग, सिर्फ 11%? ये रिसेंटली पिछले हफ्ते सर्वे हुआ है, पिछले हफ्ते। अच्छा, लेटेस्ट, ठीक है। और इसमें तकरीबन 2900, मतलब NA 133 की बात करें, 2900 हमने रेस्पॉन्डेंट थे। 2900 लोगों से हमने रिस्पांस दिया, और हर हल्के तकरीबन हर यूनियन काउंसिल से। अच्छा। उसमें 33% लोगों ने कहा कि यहाँ पे पानी जो है ये लाइनें बहुत पुरानी हैं, उनमें रस्ट आता है या बाज़ औक़ात पानी मिक्स हो जाता है। तो 33% लोगों ने पानी की, आप कह लें कि ये जो साफ पानी उसके हवाले से बात की, या यू कैन से कि जो सैनिटेशन है उसके हवाले से। फिर 12% के लगभग 3 चीज़ें थीं उसमें। सफाई का निज़ाम है, या यू कैन से कि ये बिजली का लोड शेडिंग होना, या गैस का प्रेशर कम होना, ये तकरीबन 12% 3 चीज़ें। 5वें नंबर पे जाकर जो चीज़ आई महंगाई 11% थी। 5वें नंबर, बाकी जो सारी चीज़ें 1-2% थी। अच्छा। सो कहने का मतलब यह है कि बाज़ वक़्त हम विशफुल थिंकिंग में इतना घुस जाते हैं, या इतना कि हम मिसगाइड हो जाते हैं या मिसलीड हो जाते हैं। कौन करता है मिसलीड? ये बस हमें तो खुश थिंकिंग होती है। जिस तरह मतलब अभी बात इसकी हो रही थी, आप कह लें एक अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, उसमें बहुत लोगों का ख्याल था कि मार्शल लगा ही लगा। अच्छा। तो मतलब आप कह लें कि थिंकिंग उनकी ये थी, चूँकि वो ख्वाहिश थी, लिहाजा बहुत इसको मतलब आपके लिए बड़ा हाई रेट कर रहे थे। इसी तरह देखें, इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट है महंगाई के हवाले से, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुझे मौका देना। पहली बात तो ये है कि महंगाई एक इस वक्त जो है रिसेंटली आफ्टर कोविड पूरी दुनिया का मसला बना। ठीक। महंगाई 3 तरह होती है। ब्रांड की महंगाई नहीं होती, कभी ब्रांड महंगा नहीं होता, उसको इशू नहीं होता। बेसिक होता है महंगाई होती है कमोडिटी की। कमोडिटी में फूड, एनर्जी, और तीसरा होता है मेटल। ये 3 चीज़ों में
मेटल, अच्छा, उसमें जितने भी मेटल हैं, ठीक है, ये 3 बेसिकली एलिमेंट होते हैं जो अगर महंगे हों तो अगर इसमें अगर एनर्जी में जाएं तो कोयला, गैस और तेल, 3 चीज़ें हो गई, फूड पूरी आ गई, ठीक है, मेटल में सारी मेटल आ गई, ठीक है। ये 3 चीज़ें जब महंगी होती हैं, सारी चीज़ें महंगी हो जाए दुनिया में, तो 12-13 साल में एक साइकिल आता है। तो उस वक्त आपके लिए कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही होती, फिर आपके लिए बढ़ रही होती हैं। और फिर इसमें इस वक्त महंगाई जो हुई है ये आपका 110% से लेकर 150% तक ये हुई है एनर्जी में। कोयला सबसे महंगा हुआ, ये 12-13 साल के बाद हम उस साइकिल पे आए हैं जी, 2008 के बाद आए जी, 2008 के बाद आए जी, 2008 के बाद आए हैं। और पूरी दुनिया बाद में इस तरह आता है। फिर दरमियान में छोटा एक साइकिल आया था 2011 में, 8 के बाद छोटा साइकिल आया, लेकिन अब उसके बाद 2021 में आया। अच्छा, इस साइकिल में ये होता है कि जब तीनों चीज़ें महंगी हो जाए फिर वो रिवर्स लेट होता है। अगर एक आध चीज़ महंगी हो तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ा के पूरी कर ली जाती है। अच्छा, इसमें आप कह लें कि जो महंगा हुआ, तेल महंगा हुआ तकरीबन 100%, मतलब $40 से गया $85 $87 पे गया। कोयला महंगा हुआ 150%, मतलब ₹1 का $2.5 पे हो गया। आपकी LPG है ये हुई 4 गुना महंगी हुई। अच्छा, 1.7 से चली गई $5.7 पे। अच्छा, अब जो मुल्क अमीर थे वो ज़्यादा सफ़र हो गए, क्योंकि वहाँ एनर्जी बड़ा सेक्टर होता है और छोटा सेक्टर होता है, यू कैन से खुराक। मतलब अमेरिका में एनर्जी का GDP में शेयर है 9% और 1% फूड का, ठीक है। हमारे यहाँ चूँकि हम गरीब लोग हैं, हम खुराक पे ज़्यादा, एनर्जी कम है, हम लोग, और फूड महंगी हुई है तकरीबन आप कह लें कि 30% से लेकर 90% तक फूड कम महंगी हुई है, ठीक है। फिर मेटल जो है ये तकरीबन 60% महंगा हुआ। अब इसमें अगला है कि फूड में जितनी चीज़ें हम लोकल पैदा करते वो महंगी नहीं हुई। फिर एनर्जी में महंगी नहीं हुई, बहुत थोड़ी महंगी। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, चीनी, सुन लेना इसमें जस्ट एक मिसाल देता हूँ मैं कि इसमें ये जो आप कह लें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 3 साल में 3.3% महंगे हुए, 3 साल में 3.3% महंगे हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अच्छा, ये जो आटा है, आटा जब शहबाज शरीफ साहब ने लिया परवेज़ अलाई से ₹19 का आटा था किलो, शहबाज शरीफ ने हमें दिया ₹38 का दिया, ठीक है। इस वक्त पंजाब में आटा है ₹55 किलो, ठीक है, और सिंध में आटा है तकरीबन ₹72 किलो, ठीक है। इसमें एक मिनट हाँ। अच्छा, इसमें अब ये जो आटा है ₹55 किलो, ये खित्ते का सबसे सस्ता आटा है, खित्ते का। इंडिया में ₹61, अच्छा, बांग्लादेश में ₹82, अफगानिस्तान में ₹81। मैं ब्रेक में नाज़रीन मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जमशेद चीमा साहब ने शेयर किए हैं। अज़मा साहबा हैरान हो रही हैं इन फैक्ट्स के ऊपर, क्यों हैरान हो रही हैं, बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जमशेद चीमा साहब फरमा रहे थे कि आटा जो है वो खित्ते में सबसे सस्ता है पाकिस्तान के अंदर। मैं चीमा साहब बात कंप्लीट कीजिए फिर मैं आगे जाऊँ। आटा भी, और दूसरा कि ओवरऑल मुल्क सब पूरी दुनिया में 193 मुल्कों में मतलब एब्सोल्यूट में सबसे सस्ता है ना। एक दूसरा ये है कि इसके बावजूद जब परचेजिंग पावर का इशू है तो हम आप कह लें कि 40% घरानों को आटा, चीनी, दाल और घी, 4 चीजों पे एहसास प्रोग्राम से सब्सिडी दे रहे 40% लोगों को 2 करोड़ दो। अज़मा साहबा, और ये डे आफ्टर टुमारो हम इसे शुरू करेंगे जी। अच्छा, डे आफ्टर टुमारो शुरू करें जी। अज़मा साहबा, बड़ी खुशखबरी हुकूमत की तरफ से, आप लोग क्यों एहतजाज करते हैं जी? पंजाब असेंबली में कोई बात नहीं है एहतजाज करने वाली? पहले तो मुझे मतलब बहुत खुशी है और हैरत है कि इंशाअल्लाह ताला ये 11% वोट ही मिलने वाले हैं चीमा साहब को, जिनको महंगाई 5वें नंबर पर लगती है। अभी चीमा साहब ने पूरे लाहौर में, अगर आपकी नज़रों से गुजरा हो, 40 लाख रुपए हद है इंतखाबी अखराजात की, और इस वक्त कम अज़ कम 50 लाख से ऊपर की सिर्फ एडवर्टीजमेंट की जो कैंपेन है वो पूरे लाहौर में, सिर्फ हल्के में नहीं, पूरे लाहौर में जो है वो लगा दी गई है। मैं पहले तो चाहती हूँ कि ज़रूर उसके बारे में चीमा साहब बता दें और वो ज़रा दिखा दें जो उन्होंने पैसे भी भरे हैं। ज़ाहिर है हुकूमत को जो है वो इसका खर्चा भी देना होता है, उसकी फीस होती है, वो भी यकीनन उन्होंने भरी होगी, वो भी दिखा दें, बता दें। रात को हमने देखा है कोई क्रेन थी शायद हुकूमत पंजाब की, वो इनके बैनर और झंडे लगा रही थी और आज पूरे उसमें है। तो वो यकीनन इलेक्शन कमीशन को एक ज़ाहिर है जितना अमीर हमारा कैंडिडेट है उतनी अमीर उनको शायद। चले महंगाई पे आ जाइए। 11% होंगे वोटर जिनको अब महंगाई पे देखिए, इदारा शुमारियात तो क्यों नहीं बताई इन्होंने ये सारी बातें। जो इदारा शुमारियात ये कह रहा है कि 70 साल का रिकॉर्ड टूटा है पाकिस्तान में महंगाई का। दुनिया में इकोनॉमिस्ट जो है, जो सबसे बड़ा इदारा इकोनॉमिस्ट कह रही है कि दुनिया में पाकिस्तान 4था बड़ा मुल्क है, अर्जेंटाइन, टर्की और ब्राजील के बाद, जहां पर महंगाई सबसे ज्यादा है। लेकिन इनका प्रॉब्लम पता क्या है हुकूमती नुमाइंदों का? चूंकि उनका हकायक से कोई लेना देना नहीं, इनका अवाम से कोई लेना देना नहीं, ये घर बैठ के खुश होते हैं और फिर या हमारे लुकमे गिनेंगे या हमें जो है मशवरे देंगे और बताएंगे महंगाई नहीं है। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचे के बराबर है जो रो रहे हैं इस वक्त, जो खुदकुशियां कर रहे हैं। 35 खुदकुशियां हो गई हैं बाल बच्चों समेत,
ये नहीं है कि घर का एक फर्द खुदकुशी कर रहा है, बच्चों समेत, बीवियों समेत लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन खुदा का कहर है ये हुकूमत हमारे ऊपर, जिनके मुताबिक महंगाई नहीं है। वो एक उठता है, वो जो यहाँ के इंपोर्टेड, जो हमारे पहले लोकल जो है वो मसखरे कम नहीं थे, वो इंपोर्टेड मसखरे जो है हमारे गवर्नर से स्टेट बैंक, वो कह रहे हैं देखें ना ओवरसीज को बड़ा फायदा हो रहा है। इनसे सबसे पहला सवाल यह है कि गंदम और चीनी और ये तमाम अजनास जिन ममालिक में पैदा होती है, एग्रीकल्चर कंट्री, उनके लिए महंगाई नहीं होनी चाहिए। ये जो दुनिया की एग्जांपल देते फिरते हैं ना, ये उनके लिए है। जहाँ एक मिनट में मैं कंप्लीट कर लूं जल्दी से, जिनके अंदर, जिनके पास ये सब चीजें नहीं है, और आपने जितना डॉलर डी वैल्यू किया है, उसके बाद $125 पे आपने कहा था आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। वो डी वैल्यू करने के बाद $84 के ऊपर भी हमें $138 पेट्रोल मिल रहा है हमारे दौरे हुकूमत में, पीपल्स पार्टी के दौरे में। बहुत बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब, शेर इकबाल चीमा साहब और मजहर अब्बास साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।